देखिए, आज की हमारी डिबेट का मुद्दा है, हम सीधा डिबेट पे आएंगे। परिचय हम आपका करा चुके हैं, तमाम एक दूसरे को आप जानते हैं, लेकिन मुद्दा है सीधा जो विराट हॉस्पिटल में घटना हुई उस पर, यानी कि रेवाड़ी कहीं ना कहीं शर्मसार है। कल जो एक साथ कैजुअलिटी हुई 4, और आपको टोटल कैजुअलिटी बता देते हैं। जो डॉक्टर विराटवीर यादव का जो हमारे पास बयान आया है, उन्होंने कहा अब 7 कैजुअलिटी हो चुकी है। कल गैस जो सप्लाई रोकी गई उसको लेकर के। तो हमारे साथ है भाजपा नेता भी हैं, समाज सेवी है रामपाल जी। तो सबसे पहले हम इन्हीं से जवाब मांगते हैं। रामपाल जी, क्या कहेंगे सरकार आपकी, और किस तरीके से ये स्थिति हुई? 4 लोगों को गैस की सप्लाई रोकने की वजह से जान गंवानी पड़ी, और 3 या 7 यानी कि अब तक लोग हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया आप ही की चाहेंगे, फिर हम जाएंगे आईएमए प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर पवन गोयल के पास। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा। कल की जो घटना है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि जिन चार डेथ हुई है उसमें उन परिजनों के ऊपर बड़ा पहाड़ टूटा है जो डेथ हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सीएमओ साहब कह रहे हैं, जो मेरी जानकारी में आई है, कि हमारे पास जो है विराट हॉस्पिटल को गैस जो है वो लेकर के नहीं गए। विराट हॉस्पिटल से जानकारी आ रही है कि भाई हमें सीएमओ ने जो गैस की जो जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो हमें ठीक समय पर सप्लाई नहीं की गई और इस कारण से डेथ हुई है। यानी मैं ये मानता हूँ कि एक जिम्मेवार नागरिक के नाते, एक जिम्मेवार अधिकारी के नाते, या एक जिम्मेवार हॉस्पिटल जो उस हॉस्पिटल को चलाते हैं जनता के लिए, जन सेवा के लिए, किसी न किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या जिम्मेदारी को थोपना ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जिन्होंने अपनों को खोया है वो आज, मैं समझता हूँ इससे बड़ा उनके सामने कोई भी संकट नहीं है और इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। चलिए चलिए, ये आपने कहा, लेकिन आपको ताजा बता देता हूँ। जो कल कैजुअलिटी हुई उनको उठाने के लिए, यानी कि सिविल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाती है, वो भी 24 घंटे बाद तक नहीं पहुंची है डेड बॉडी को उठाने के लिए। लोग परेशान हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले उस खबर को भी दिखाया, किस तरीके से जो जिला उपायुक्त आए थे नारनौल के जांच के लिए, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है और साफ तौर पे आरोप लगाया है कि लोगों ने कि अभी भी गाड़ियां नहीं आ रही, एम्बुलेंस आ रही है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मोहनलाल जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से भी है, प्रशासन की भी तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकती है, ये मैं मानता हूँ। और ये एक जांच का विषय है, क्योंकि एडीसी साहब को शायद इसमें उनके द्वारा जांच होनी है। जब तक 48 घंटे में निष्कर्ष नहीं आ जाए तब तक हम शायद उस पर एक सटीक जानकारी नहीं दे सकते। चलिए, आपको नई जानकारी देते हैं। सुनील भार्गव जी हमारे साथ है। भार्गव साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील हाँ जी, भार्गव बिल्कुल जी, आपने मांग की है अभी पत्र जारी करके सीबीआई जांच की। भार्गव साहब, क्या मामला है पूरा वो जो आपने जांच की मांग की है? देखो जी, इस घटना पे सभी को बहुत ज्यादा दुख है, और हमारी बार के अंदर तो सारे वकीलों को मैं इस घटना को लेकर काफी रोष व्यक्त है, और उस रोष के कारण ही सारे 23 वकीलों ने अपने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। उसके साथ साथ हमने श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी को एक लेटर लिखा है सीबीआई जांच के लिए, एक लेटर श्री अनिल विज जी को लिखा है। ये पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक फेयर लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। तो देखिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। भार्गव साहब, हमारे साथ डॉक्टर पवन गोयल जी हैं। न्याय जब ही मिलेगा जब सीबीआई। जी जी जी, पवन गोयल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ मोहनलाल जी बोलिए। पवन गोयल जी, आप ये बताइए, लगातार आप वेट कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को कि ऑक्सीजन की किल्लत है, उसका क्या संज्ञान लिया शासन प्रशासन ने? कल जो हादसा हुआ वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। 4 कैजुअलिटी कल हुई और अब तक टोटल 7 कैजुअलिटी होगी। डॉक्टर विराटवीर का बयान आ चुका है हमारे पास। देखिए, जहाँ तक संसाधन की कमी है, जैसे कि ऑक्सीजन या कुछ इंजेक्शंस
या बेड्स, तो वो तो एक सर्वमान्य सत्य है, सभी को पता है कि वो संसाधनों की कमी है और रातों रात ये सारे संसाधन एक साथ क्रिएट भी नहीं किए जा सकते। परंतु जहां तक मेरी नॉलेज में आया है कि विराट हॉस्पिटल को कल परसों रात 12 बजे से और दोपहर 2 बजे तक लगभग 160 सिलेंडर ऑक्सीजन के सप्लाई किए गए, जो कि मुझे बताया गया प्रशासन के द्वारा और सप्लायर के द्वारा भी। तो 160 सिलेंडर वैसे तो काफी होते हैं, तो परंतु जो चूंकि उनके पास मरीज बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही है या वेंटिलेटर पे हैं, तो उनको ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि 160 सिलेंडर भी कम पड़ गए हो। तो प्रशासन से हम यही डिमांड करेंगे कि ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई डॉक्टर खाएगा या कोई डॉक्टर उसका मिसयूज करेगा। तो अगर किसी भी हॉस्पिटल में, मेरा सवाल है, आईएमए कल कहाँ था? आईएमए का कोई अधिकारी वहां कल दिखा? ये कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी, 4 लोग हो गए, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा, एसडीएम महोदय वहां पहुंचे, सीएमओ वहां पहुंचे। सीएमओ अपनी बात से टिकने को तैयार नहीं है, वो कहते हमने कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी, जबकि बावल में गाड़ी रुक गई ऑक्सीजन। नहीं, बात कहाँ से आ गई? यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि परसों, बल्कि 2 दिन पहले डीसी साहब की मीटिंग में एक ये डिसीजन हुआ था कि 2 डॉक्टर्स आईएमए के और 2 डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल के एक कंट्रोल सेल बनाएंगे और उस कंट्रोल सेल से जितनी भी हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, आज की तारीख में रेवाड़ी का जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो लगभग 5 से 6 मीट्रिक टन है, जबकि ऑक्सीजन हमारे को सिर्फ 4.5 मीट्रिक टन ही मिली। तो बफर स्टॉक भी रखना हमें जरूरी होता है। तो उस हिसाब से जितनी हमारी डिमांड है उस हिसाब से हमें आगे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और ये ऑक्सीजन की किल्लत आप सबको पता है कि सिर्फ रेवाड़ी में नहीं है, ये ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है। तो उस ऑक्सीजन के जुडिशियस यूज के लिए कोशिश ये की गई कि एक कमेटी बना करके, जिसमें कि प्राइवेट डॉक्टर भी हों और सरकारी डॉक्टर भी हों, और एक कमेटी बना के इसको रेगुलेट किया जाए। परंतु कल सवेरे से ही, बल्कि परसों से ही मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। और हम बैठे बैठे अपना काम, ओपीडी, इतनी हैवी ओपीडी और इतना सारा कुछ वर्कलोड होते हुए भी हम लगातार प्रशासन के संपर्क में थे कि भाई जिसको जहां जितनी ऑक्सीजन चाहिए आप दीजिए। परंतु लेकिन डॉक्टर साहब एचआर न्यूज के माध्यम से आपसे 2 डिबेट हुई, तमाम आपने जानकारी दी कि हमारे पास क्या स्टॉक है, परेशानी बढ़ी है। शासन प्रशासन को नहीं लगता जागना चाहिए था पहले से? ये कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी कल का ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से? नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ रेवाड़ी में नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है। परंतु जो बॉटलनेक्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, जो प्रशासनिक कंट्रोल मैकेनिज्म है उसकी वजह से कुछ बॉटलनेक्स बन जाते हैं। उन बॉटलनेक्स को प्रशासन की तरफ से उनको खत्म करना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे। और जिस भी डॉक्टर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, सरकार से हम फिर मांग करते हैं कि जितनी भी जरूरत हमारे डॉक्टर्स को है या जितनी भी जरूरत हमारे पेशेंट्स को पड़ती है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी तरह से कहीं से भी उपलब्ध करा के मरीजों की जान बचाने के लिए हमें सुचारू रूप से दी जाए। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ उसका कौन जिम्मेदार? सवाल ये है, उसकी जवाबदेही किसकी है, कौन लेगा जिम्मेदारी? नहीं, बेसिकली देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर ये सिर्फ इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि कुछ मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसकी वजह से मर गए, ऐसा नहीं है। वो मरीज वास्तव में बहुत सीरियस थे, ऑक्सीजन की डिमांड उनकी जरूर थी बहुत ज्यादा, परंतु ऐसे पेशेंट्स में वैसे भी मोर्टेलिटी का चांस बहुत ज्यादा होता है। और कोविड अपने आप में जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड है, मैं बार बार आपको सब लोगों को आगाह कर रहा हूँ, सब लोगों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसमें मरीज एकदम से डिसेचुरेट होते हैं, एकदम से हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है, एकदम से मरीज की जान पे बनाती है। तो डेफिनेटली एक ऑक्सीजन की कमी एक कारण रहा होगा। परंतु अगर हम सिर्फ ये कहें सिंप्लीफाई करके कि नहीं, कुछ मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन चली गई तो उसी वजह से सारे मरीज मर गए, तो ये भी एक बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी। इतना सिंपल ये नहीं है, उसमें डेफिनेटली बीमारी का बहुत बड़ा रोल है। बीमारी अपने आप में बहुत गंभीर थी, वो बहुत सारे मरीज जो बाईपैप पे थे या वेंटिलेटर पे थे, तो उसमें उसका कारण भी यही था कि क्योंकि वो बहुत सीरियस थे, तो उनमें छोटी छोटी चूक है वो भी कई बार मौत का कारण बन जाते हैं। डेफिनेटली ऑक्सीजन ना मिलना एक कारण है, पर सिर्फ यही कारण नहीं है। जी रजवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। रजवन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल पूरा घटनाक्रम हुआ, आप भी वहां मौजूद थे, देखा आप लोगों ने, तमाम चीज किया, कहीं ना कहीं
इस टाइम चरमराई हुई है, चाहे वेंटिलेटर को हो, चाहे ऑक्सीजन को लेके हो, हॉस्पिटल लबालब भरे पड़े हैं, मरने वालों की संख्या आप देख ही रहे होंगे पूरे देश भर से। लगता है भयावह तस्वीरें हैं, डरा रही है कहीं ना कहीं। ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, चरमरा गई हैं। देखिए मोहनलाल जी, अभी आप एक बात कह रहे थे कि आखिर ये जो मौत हुई है इनका जिम्मेदार कौन। अभी मैं डॉक्टर विराटवीर का अभी उनका बयान सुन रहा था, वो खुद ये कह रहे हैं कि मुझे प्रशासन पर विश्वास नहीं है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इसका मतलब मैं बता देता हूं, डॉक्टर साहब भी कुछ बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भाई वो ऑक्सीजन की वजह से ही उनकी डेथ हुई हो। हकीकत ये है कि उनकी जो डेथ हुई है उसका कारण ही यही दिखाएंगे कि उनकी ऑक्सीजन की वजह से कम और वो जो कोरोना की वजह से उनकी डेथ ज्यादा हुई है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की वजह से अगर उनकी डेथ दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पे और सीएमओ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन आएगी, वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन अधिकारियों को बचाने के लिए ये जिम्मेदारी कोरोना के ऊपर डालेगा कि कोरोना इतना भारी मात्रा में जो इन्फेक्शन था वो इतना ज्यादा हो चुका था कि उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, ना कि ऑक्सीजन की वजह से। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि प्रशासन की नीयत और नीयत क्या है। यानी कि लगता है हॉस्पिटल को बलि बनाया जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल को नहीं, परिजनों को। वो कहते हैं कि भाई आपका जो पेशेंट थे वो ज्यादा बीमार हो चुके थे, उनकी तबीयत इतनी थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, मतलब ऑक्सीजन का रोल ही खत्म कर दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं विपक्ष के नाते, एक अधिवक्ता के नाते मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सख्त से सख्त कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो जो 4 लोग मरे हैं, जो 3 लोग और आदमी जो अभी डॉक्टर विराटवीर जी ने बताया, 7 लोगों की मृत्यु का जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अधिकारी और प्रशासन या जो और भी हैं वो बचाना चाहेंगे उनको, और ये उनके ऊपर डालेंगे कि उनकी हालत नाजुक थी और उनकी हालत ऑक्सीजन की वजह से खराब नहीं हुई बल्कि कोरोना की वजह से हुई थी। आज कोरोना आज पहली बार नहीं आया, कोरोना 1 साल पहले भी आया था। तब सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। मतलब ये जो ऑक्सीजन की कमी है इसकी जिम्मेदारी, इसको पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की बनती है। तब हम क्या कर रहे थे, और आज जब हमारे ऊपर आई पड़ी एक चीज, हमारे गांव में होती है, पड़े वाली बात होती है, प्यास लगी तो कुआं खोदे। मतलब जब हमें जरूरत है तब हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे थे, इससे पहले कहाँ थे हम। जी देखिए, एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम कहाँ पे हैं ये आज आपको भी पता लगा, हमें भी पता लगा हुआ है। जी 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 भार्गव साहब हमारे साथ। भार्गव साहब, आप क्या सोच, कई सारे वकील जो बता रहे, 23 वकील जो है सीबीआई जांच की मांग की है, क्या पूरा घटनाक्रम आपका वकील साथी भी है जिसकी बुआ जी के उसमें एक्सपायर हुई है कल जो गैस की वजह से ऑक्सीजन? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मोहनलाल जी, क्योंकि जैसे जयनवाल जी ने बताया कि हमें लोगों को लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए। आपके दरवाजा खोलो, आपका दरवाजा खोल के रखो। विश्वास नहीं है, मेरी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ दरवाजा खोलो, आप आपके दरवाजा खोलो, आपका दरवाजा बंद कर रखा होगा आपने। बिन्नी रामपाल जी के पास चलते। रामपाल जी सुन पा रहे हैं? रामपाल जी सुन पा रहे हैं? मोहनलाल जी देखिए, मेरा सवाल एक बहुत मेरे सवाल सुनिए रामपाल जी। रामपाल जी मेरा सवाल सुनिए आप पहले। इसको वो दे देना। सेकेंड स्टेज आ गई, लगातार हम लोग देख रहे थे, कोरोना आया, क्या लगता है हम तैयारियां करने में नाकाम रहे? आज इस नौबत आ गई कि हम गैस ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर की किल्लत से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड। तो क्या लगता है हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की? पहले लॉकडाउन से कोई हमने सबक नहीं लिया? पहला जो राउंड कोरोना का गया उससे हमने कोई सबक नहीं लिया? ये सेकंड लहर आ गई, ये थर्ड लहर आएगी, कोई सबक लेगा नहीं लेगा? हमारी शासन प्रशासन सरकारें हमारी, ये सिर्फ चुनाव राजनीति रह गया सब कुछ सरकारों के लिए। मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से और बहुत ही जिम्मेवार सभी बैठे हैं यहाँ पर, ये समय जो है ना किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। युद्ध के समय और देश में महामारी के समय हम सब ने एकजुट होकर के काम करना चाहिए। अगर कहीं कमी है उस कमी को हम मिलकर के अगर दूर करेंगे तो निश्चित तौर से हम उस पर विजय हासिल करेंगे। ये निश्चित तौर से है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी केवल रेवाड़ी में नहीं, ये पूरे यानी राष्ट्रव्यापी है। डॉक्टर साहब ने भी बताया,
मैं भी इस जिम्मेदारी बात तो को, लेनी, लेकिन उसमें एक जिम्मेदारी दिक्कत तो है। लेनी पड़ेगी ना, देखिए, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। मौलाना जी, सवाल ये है कि मौलाना जी जिम्मेदारी कौन क्या लेगा? क्या है, लोग जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, जी आप देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके पास, 2 अधिवक्ता बैठे हैं, बहुत सामाजिक और जिम्मेवार व्यक्ति है। अब कोरोना का डर और भय लोगों को इस प्रकार से सता रहा है, बजाय कि हमें उससे डरना नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं, दवाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घरों में ऑक्सीजन को जो है काला बाजारी और चोर बाजारी हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि प्रशासन के और सरकार के ध्यान में नहीं है, लेकिन कोई चुपचाप ले जा करके और वो ऑक्सीजन को इकट्ठी कर रहा है, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, जबकि उसको जरूरत ही नहीं है। वो क्या कहीं कर भी रहे हैं? किसी प्रकार से सवाल- कोरोना से सवाल- संक्रमित तो नहीं है। रामपाल जी, सवाल यही है कि सरकार शासन प्रशासन कर क्या रहा है? आपका तंत्र कहाँ है? क्यों नहीं आपको पता देखिए, चल रहा कि स्टॉक किया जा रहा है, काले बाजारी की जा रही है? देखिए, सीएम सुनिए सुनिए, सीएम की फ्लाइंग ने कल छापा मारा है, आपके सामने वही- छापा मारा है। तो 23,000 सरकार रुपए सतर्क में है, सरकार सतर्क है, लेकिन हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति नहीं है। जो 4,250 का इंजेक्शन है, हाँ, उस इंजेक्शन को 23,000 में बेच रहे हैं। आखिर है तो इस देश का नागरिक ना। 2450 का इंजेक्शन, 2450 का 24 का, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, 2450 का रेडन सीजर जो इंजेक्शन है, उसको 23,000 में बेच रहे हैं। आखिर है तो इस देश के नागरिक ना। तो वही अब एक व्यक्ति के पास सरकार किसी इंस्पेक्टर को या पुलिस को या किसी ड्रग्स इंस्पेक्टर को सबके पीछे चेक नहीं कर सकती। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब जहां पर जो चीज की आपूर्ति नहीं हो रही, हम भी इस देश के नागरिक होने के नाते से इस महामारी के अंदर, ये देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट है। मैं कह रहा, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी बताया, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इससे जो सेकंड वेव है, ये इतनी घातक है कि मरीज को संभलने का मौका नहीं मिल रहा, मरीज को संभलने का मौका नहीं मिल रहा, और कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपको। लेकिन क्या है, यानी मारामारी है। जिनको हल्की खांसी जुकाम है वो भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं, जिनको ऑक्यूपाई कर ली, वेंटिलेटर ऑक्सीजन मिल गया, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कल रात को एडीसी साहब से बात हुई 10:40 पर। हमारे एक मित्र साथी थे, गजराज सिंह, चौधरी गजराज सिंह जी है बाउल के अंदर, और उनकी ऑक्सीजन लेवल लगभग 87-88 के आसपास था और काफी खतरे में वो था। डॉक्टर साहब से भी मेरी रात को बात हुई, मैंने इनको भी तकलीफ दी है। रात को 10:35 पे 10:30 बजे, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं वेंटिलेटर उपलब्ध हो जाए। ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन वेंटिलेटर नहीं उस मरीज को, क्योंकि जो जिनका ऑक्सीजन लेवल है 94 या 93, 95, वो भी ऑक्यूपाई कर रखे है वेंटिलेटर। दिक्कत यहाँ आ रही है, जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं वो वेंटिलेटर पर है, जिसको आवश्यकता है उसको मिल नहीं रहा। तो ये जो आपाधापी है, ये जो डर और भय है, जो दवाइयों को बाजार से इकट्ठा कर रहे हैं, 20-20, 30-30, 40-40 हजार की दवाइयां इकट्ठी कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, जिनके घर में कोई पेशेंट नहीं है। उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आज समय है, हम सब, सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि विपक्ष है सत्ता पक्ष नहीं, इस समय हम देश के नागरिक हैं और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कौन कितना सहयोग कर सकता है, डॉक्टर को सहयोग कर सकता है, कहाँ बेड खाली है। रामपाल जी नेचुरल है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा जो सवाल है, मौलाना जी बीच में एक बात काटना चाहूंगा। आज 30 बेड, डॉक्टर पवन जी की जानकारी में तो सारी चीजें होंगी, आज 30 बेड ऑक्सीजन के सिविल हॉस्पिटल में तैयार है, ऐसा नहीं है। नहीं, अब वही तो सवाल है आज लेकिन सब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं। आप देखिए मौलाना जी, रामपाल जी सुनिए, 2 मिनट आप सुनिए, आप दूसरे का सवाल सुनिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, सिविल सर्जन ने ट्रॉमा सेंटर में आप जाइए, बोर्ड लगा रखा है। कोरोना जब से चला है, स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको नहीं लगता ऐसी लड़ाई के अंदर आप मीडिया को साथ लेके चलेंगे, आपकी बात आसानी तक पहुंच पाएगी? ये आप बता रहे हैं 30 बेड है, वो तो कुछ बात करने को तैयार नहीं है, किसी का फोन नहीं उठाते।
तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि किसी का फोन नहीं उठाते। परसों हम गए वहां पर, विजिटिंग कार्ड हमने दिया सीएमओ को, बात करने से मना कर दिया। भाई आप जवाब किसी को देंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, पब्लिक सर्वेंट है आप, आपकी जवाब नहीं है कि आप जवाब, जिम्मेदारी आपके जवाब दे, लोगों तक बात पहुंच सके। मीडिया को आप तालमेल बना के नहीं चलेंगे, कैसे बातें जाएंगी आप बताइए। 30 वेंटिलेटर का कैसे बताएंगे कि आप घर में बना के रख लो, किसी को बताओ आप नहीं, कैसे पता चलेगा 30 वेंटिलेटर रख के। क्यों रजवन जी, मेरा सवाल सही है? मोहनलाल जी, मैं यही चीज मैं आपको एक बार बता रहा था। एक बार रहीमवाल जी को रोकूंगा, एक रहीमवाल जी को रोकूंगा मैंने 11 बजे इसलिए कह रहा हूं मैं, अगर जैसे डॉक्टर पवन जी है, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस समय मरीजों का बहुत ज्यादा आना जाना हॉस्पिटलों में है, उसके बावजूद भी हमारे साथ जानकारियां जुटाने के लिए या हमें देने के लिए बैठे हैं। मैंने 11 बजे डॉक्टर विजय प्रकाश जी एसएमओ है, उनसे बात करी। आप यकीन करिए, वो कहने लगे मुझे पिछले 10 दिन से केवल मात्र 1 या 1.5 घंटा सोने का अवसर मिल रहा है। एक के बाद एक, अगर किसी का टेलीफोन आ रहा है उससे काट करके अगर बात करते तो उसका एंगेज हो जाता है। कहीं ना कहीं है, देखिए इस समय जो है ना, जो है एकाएक जो है घबराहट भी है। अगर हम सही मैनेज करें, हम ये करना, पीआरओ नियुक्त करें ना, स्वास्थ्य विभाग का पीआरओ नियुक्त करें, उससे सवाल जवाब किया जाएगा। आप नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आप नहीं, व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं व्यवस्था करनी चाहिए। आप तो हॉस्पिटल में बोर्ड लगा देते हैं, बाहर के मीडिया की एंट्री नहीं है, फोटो नहीं खींच सकते, कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी अपने दफ्तरों में ऐसे बोर्ड लगा देगा तो कैसे जानकारी मिलेगी? आज सिविल सर्जन लगा रहे हैं, कल और कार्यालय वाले लगा देंगे, कल आपका एजुकेशन लगा देगा। जी हमारे बात करने की जरूरत नहीं, आपके बताइए। नहीं, बात करनी चाहिए। नहीं, आप बहुत सी जानकारियां जुटा सकते हो और बहुत सी जानकारी हमें दे सकते हो जो हमारे पास नहीं, वो आपके पास डायरेक्ट है। तो लगातार मीडिया में खबरें आई, क्या कार्रवाई आप लोगों ने करवाई? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। अधिकारी, भाई अधिकारी कैसे बोर्ड लगा सकता है ये बताइए? ट्रॉमा सेंटर के बाहर जाइए, बोर्ड लगा हुआ है बकायदा, आप फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, आपको जानकारी नहीं ले सकते, किसी पेशेंट की कोई बीमारी है किसी बात नहीं कर सकते, तो ये कहाँ का तरीका है ये बताइए? नहीं, इमरजेंसी नहीं है, आपातकाल नहीं है, जो जानकारियां जैसे भी कोई सहयोग कर सकता है वही हम कह रहे हैं, वो करनी चाहिए। डॉक्टर पवन गोयल जी को लेके आइए लाइन पे, एक बार डॉक्टर पवन गोयल जी से बात करेंगे सीधा। पवन गोयल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मोहनलाल जी बोलिए। पहले भी हमने ये सवाल किया था कि आप कैसे बोर्ड लगा देते हैं, आप आईएमए प्रेसिडेंट है, जैसे जितनी बार आपने कहा, आपने तुरंत कहा नहीं जवाब देंगे हमारा, आप आते हैं हमारे कैमरे पे, लगता है सीएमओ उस तरीके से आते हैं, कोई अधिकारी आता है बात करता है, कोई बात करके तैयार नहीं, कोई जवाब दे करके तैयार नहीं है कि हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है क्या नहीं। देखिए मैं आईएमए का प्रवक्ता हूँ, आईएमए का प्रेसिडेंट हूँ। अब सिविल सर्जन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसका जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। वो पब्लिक सर्वेंट है, उनका जवाब ज्यादा देना पड़ता है। आप फिर भी प्राइवेट है, आप दे ना दे, लेकिन उनका जवाब बनता है दे। हाँ, इसका जवाब आप उन्हीं से लेंगे तो बेहतर होगा। परंतु जहां तक फिलहाल जो कोरोना की महामारी है, इसके बारे में मैं अपने बाकी पैनलिस्ट को और बाकी आम जनता को भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि हाँ, पहले क्या था, पहला जो फर्स्ट वेव थी वो हमने शुरू में ही लॉकडाउन लगा दिया, और लॉकडाउन लगाने से वो पहली वेव गांवों तक नहीं पहुंची, बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंची। परंतु जो दूसरी वेव जो है उसमें हमारे पास गांवों से बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं, और ये दूसरी वेव पहली वेव से बहुत ज्यादा भयावह है। दूसरी बात, चुनावी रैलियां ना, हरियाणा में तो चुनावी रैली नहीं हो रही, परंतु नेताओं का दायित्व है कि वो नेतृत्व के रूप में अपनी जनता के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करें। बहुत बड़ी बात डॉक्टर पवन गोयल जी ने कही है। अगर हमारे नेता रैली में बिना मास्क के अगर पब्लिक रैली को संबोधित करते हैं तो ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा नेता होने के नाते, देश के बड़े नेता होने के नाते उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो जनता के सामने अपना एक अच्छा उदाहरण पेश करें। बहुत कुछ कह गए आप अपनी बातों में। रजवन जी क्या कहेंगे? पवन गोयल जी ने बातों में सब कह दिया, भले ही चेहरे पे कहीं ना कहीं डर नजर बिल्कुल इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, 100% सही कही है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसके साथ साथ ही कि हमारे यहाँ पे ये जो कोरोना, पिछली बार क्या हुआ था कि 500 के ऊपर लॉकडाउन हो गया, और आज हालात कहाँ है? आज लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। मतलब लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। एक चीज, हाँ, उससे ज्यादा केस आ रहे हैं, उससे ज्यादा 3 लाख पर डे। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी जैसे आप 5 स्टेट के चुनाव की बात कर रहे थे, तो 5 स्टेट के चुनाव, वो चुनाव हो सकता है, वो चुनाव आगे भी हो जाते, कैंसिल भी हो जाते, पोस्टपोन भी हो जाते,
लेकिन हालात ये थी कि सरकार को कोरोना से बचाव या रोकथाम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि बंगाल कैसे जीता जाए। आज भले ही बंगाल जीत जाए, लेकिन लोगों के दिलों में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं जगह बनाई हुई थी, अपनी वो जगह हार जाएंगे ये। मैं इस चीज के लिए नहीं कह सकता, मैं बतौर पार्टी प्रवक्ता या एक आम नागरिक भी मैं ये चीज कह सकता हूं कि आज जरूरत ये थी कि किस प्रकार लोगों को जो कोरोना का एक भय दिखाया हुआ है, तो इस वजह से नहीं पहुंच पाया। वो कहते हैं कि नेता जब रैली करते हैं तो कोरोना कहां चला जाता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, हम दुकान पे जाते हैं, तो कोरोना क्या हमें परेशान करेगा? बच्चे स्कूल में जाते हैं या शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में ही कोरोना क्यों नहीं है, क्यों आ रहा है? मतलब नेताओं के ऊपर ये लागू क्यों नहीं? तो ये सोचने की बात है। अगर शीर्ष लीडर्स जो भी हैं, अगर हमारे जो आज सीएम है, पीएम है, या जो भी हमारे मंत्री नेता हैं, अगर वो कोरोना को लेकर सीरियस रहते और वो प्रॉपर मास्क की व्यवस्था करते या अपना जो भी कुछ है वो प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चलते, तो शायद आज ये महामारी इतनी नहीं फैलती। लेकिन क्या है कि लोग उनको देखो देख, क्योंकि वो रोल मॉडल देखो देख, लोग भी इस पे अवेयर नहीं हो पा रहे और इसी की वजह से ज्यादा बढ़ रही है ये। सही कहा आपने, रोल मॉडल है। डॉक्टर वो अपने एडवोकेट भार्गव साहब हैं हमारे साथ लाइन पे। सुनील भार्गव जी। हाँ जी बताइए। सुनील भार्गव जी सुन पा रहे हैं मुझे? क्या लगता हाँ, है मेरी आवाज आ रही है? जिस तरीके से वकीलों ने सीबीआई जांच की मांग की है, लगता है सरकार पूरी तरीके से यानी कि धराशायी हो चुकी है कि अव्यवस्था का हालत ये है कि वकीलों को यानी कि जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ रही है इस पूरे मामले के लिए। घटनाक्रम कितना शर्मसार करता है सबका। बिल्कुल है ना, इससे है ना हमारा पूरा प्रशासन शर्मसार हुआ है और शर्मसार होना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने, जबकि ये पता था कि भाई हमें कोरोना यहाँ से की महामारी से लड़ना है, उस लड़ाई को जोर शोर से लड़ना है, और इन्होंने प्रशासन ने अपनी कोई भी तैयारी नहीं करी। और तैयारी आप ये देख रहे होंगे कि कहीं भी निजी अस्पताल के अंदर ये कहते हैं ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, इनकी मैनेजमेंट की कमी है। अगर ये ध्यान देते तो ये पूरा की पूरा ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होती। आप ही बताइए कि 5 मिनट बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से आ गए? अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर उस समय मौजूद होते तो ये मौतें नहीं होती। और दूसरी बात, हाँ, मैंने आपने अपने चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया कि 5 मिनट के अंदर गाड़ी कहां से आ गई। अगर मैं ये कहता हूं कि जब तक प्रशासन का कोई भी आदमी जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक ये काम नहीं चलेगा। उस जिम्मेवारी पे तब तक ये एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच नहीं करेंगी, और उनको ये जब तक सबक प्रशासन को या किसी अधिकारी को नहीं चलेगा तब तक है ना ये प्रशासन और अधिकारी ढंग से काम नहीं करेंगे। ढंग से काम जब ही करेंगे। आप ही बताइए, इन्होंने इंक्वायरी एडीसी साहब को दे दी, क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? इसीलिए बहुत सारे वकीलों ने एक होकर मुख्यमंत्री जी को, अपने चीफ जस्टिस पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट को और गृह मंत्री अनिल विज जी को ये लेटर लिखा। उसके अंदर कहीं ना कहीं वकीलों के अंदर रोष है के प्रशासन के प्रति, के प्रशासन अगर सही समय पे सचेत होता तो ये मौतें नहीं जाती। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना इतना सीवर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक बताओ, एक डॉक्टर करेगा क्या? ऑक्सीजन की तो जरूरत है ना। आज ये कहता हूं विराट हॉस्पिटल के अंदर इतने ज्यादा मरीज है, मैं ये कहता हूं कि कोरोना के अंदर अगर विराट हॉस्पिटल हमारे कहीं सहायता कर रहा है और कहीं हमारा लोगों की जो कोरोना के पेशेंट है उनको ले रहा है, तो ये प्रशासन को भी उसका साथ देना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक बात है। रामपाल जी क्या कहेंगे? देखिए अंत में हम आ गए हैं, हमारे पास कार्यक्रम का समापन का टाइम हो रहा है, काफी सारा लंबा ले चुका है। हम ये कहेंगे, तमाम आप लोगों ने बयान सुने, कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी पड़ेगी इन चीजों के लिए। जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मोहनलाल जी, जिम्मेदारी उनकी बनती है जो इस समय उस पद पर बैठे हैं, जिनके सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरी रात को माननीय अनिल विज के से भी बात हुई, लेकिन वो किसी व्यस्त कारण से नहीं उठा पाई। मैंने उनके बात रखी थी। सरकारी हॉस्पिटल में 4 वेंटिलेटर है, आपकी जानकारी में, डॉक्टर साहब को तो जानकारी होगी, लेकिन 3 वेंटिलेटर जो है, मैं आपकी जानकारी, देखिए मैं एक
केवल पार्टी से नहीं, एक सामाजिक भी हूँ और हम सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पैनल में आपसे सीधा सवाल यही है कि आप पार्टी से भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा सवाल ये है, इनकी जानकारी देगा कौन? जवाब जानकारी तो आप देंगे ना, बुला करके बकायदा बुलाए हुए प्रेस को, बातचीत करें, एंट्री दे प्रेस को। आप तो कहते वीडियो नहीं बना सकते, फोटो नहीं बना सकते, कोई कहता है 3 वेंटिलेटर जो है खाली है, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए जो कर रहे थे वो पॉजिटिव हो गए। मेरी एसएमओ से फिर रात को उन्होंने क्लियर किया कि जी हमारे पास 1 वेंटिलेटर लेडीज के लिए है, जो डिलीवरी के मामले में कंटिन्यू उन्हीं को देते हैं। 3 वेंटिलेटर खाली है और उस वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले नहीं। सवाल यह है कि हमें कहाँ तीर मारना है। अपने स्टूडियो में बैठे हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे, इनके पापा से मेरे बहुत अच्छे डहीनवाल से संबंध है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, भार्गव जी को भी ध्यान में आएगी, डॉक्टर पवन जी को भी आएगी, ये उस बात को अन्यथा में ना लें, लेकिन बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हम अगर सरकार को, प्रशासन को अगर आईना दिखाते हैं, हम सरकार में रहते हुए हम सरकार को कहीं आईना दिखाते हैं, अगर 9 तारीख को एकाएक जो फैसला लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमने उसका विरोध किया, लेकिन आप देखिए जहां विरोध वकीलों ने करना चाहिए उनका विरोध नहीं कर रहा। वकील हमें 12 तारीख को एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें डहीनवाल भी है, प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपकी बात ले जा रहा हूँ, एक बात आएगी लास्ट में, देखना इस बात को काम होगा। तो इन्होंने कहा, ज्ञापन दिया 5 वकीलों ने, मेरी वकीलों से बात हुई, सुधीर जी से बात हुई प्रेसिडेंट से, भाई हम स्कूल खोल रहे हैं, हमने सरकार को ये कहा कि भाई हमें 2 दिन का 3 दिन का टाइम देते, हम अपने बच्चों को होमवर्क देते, एग्जाम चल रहे थे, हमारा जो आपत्ति थी, जो हमारा प्रोटेस्ट था ये था। लेकिन वकीलों ने क्या किया, 12 तारीख को इन्होंने ज्ञापन दिया, अब प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, सरकार ने बंद कर दिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने इससे पहले कभी नहीं कहा अगर कोरोना की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था। फिर 14 को कौन है, डिप्टी सीएम आ रहे हैं आपके रेवाड़ी में, मौलाल जी इसे को सुनना, देखना कौन आदमी कहां पर बात कह सकता है नहीं। अब डिप्टी सीएम रेवाड़ी में 14 को आए हैं और 14 को उनकी जो है कार्यक्रम में कम से कम भी सैकड़ों की भीड़ है। किसी भी इनेलो ने या किसी उनके, क्योंकि इनेलो से जज्बा बनी है, वहां से जज्बा आई है, किसी भी वकीलों ने ये नहीं कहा। हमने तो अपना प्रोस्टेट इसलिए रखा था कि एकाएक स्कूलों को बंद ना किया जाए, हमें समय दिया जाए, लेकिन किसी वकीलों ने ये नहीं कहा कि दुष्यंत जी आज आप किस लिए आए हो, सैकड़ों की भीड़ खड़ी है 14 तारीख को, क्या कोरोना अब नहीं फैलेगा, किसी ने नहीं कहा। पत्रकारों ने एक सेकंड, पत्रकारों ने कहा उनसे, कहने लगे 1 से 8वीं के क्लासेस सभी बंद है, सरकार की तरफ से हिदायत है। दुष्यंत जी ने कहा, माननीय दुष्यंत जी ने, उनके खिलाफ अगर स्कूल खोल रखे कार्रवाई होगी, लेकिन किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा स्कूलों को आपने बंद कर दिया, कोरोना फैल रहा है, तेजी से पैर पसार रहा है, आपने कार्यक्रम आज सैकड़ों की भीड़ क्यों करी। किसी भी पत्रकार ने या किसी वकील ने अगले दिन ज्ञापन नहीं दिया और पहले दिन उसको खंडन नहीं किया। ये मैं जवाब ले लेते, लेकिन जहां तक आपने पत्रकारों का सवाल उठाया है, तो कहना मेरा ये, जब आप सरकारें तय करती है प्रोग्राम, पत्रकारों से कहां पूछ करके तय करती है? मैं एक जवाब दे दूं जी रजवन जी। देखिए रामपाल जी हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, इलाके के एक अच्छे शिक्षाविद हैं, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2 दिन तक मेरी डिबेट हरियाणा न्यूज पर थी और मैंने 2 दिन तक, मैं आपको डिबेट का आपको लिंक दे देता हूं, मैंने दोनों बार उस डिबेट में बार इस मुद्दे को उठाया है कि 14 अप्रैल को दुष्यंत चौटाला जी रेवाड़ी आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना को लेकर महामारी हाहाकार मचा हुआ है और दुष्यंत चौटाला जी मूर्ति के अनावरण के लिए यहाँ पे रैली रखे हुए हैं। मैंने बार उन चीज को कहा है, जहां पे मैं अपनी बात पे अडिग रहता हूं, वो चाहे पार्टी लेवल पे हो चाहे कहीं पे भी हो, मेरी बात में जो होगी वो होगा। रही दूसरी बात, मैंने आपके स्कूल के बारे में, स्कूलों के, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बारे में, और हमने स्कूलों के बारे में भी, हम एसडीएम साहब से मिले थे, तो हमने सिर्फ ये कहा था कि बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि बच्चों को स्कूल में ना भेजें। अब एक तरफ स्कूल प्रशासन बुला रहा है, सरकार की गाइडलाइन,
तो उसमें फंसे कौन? अभिभावक। और अभिभावकों से मैं अपने बच्चे की, मैं खुद की बता रहा हूं, मेरे बच्चे से ये मेरे से खुद ये कह रहा है कि आप ये एफिडेविट दे दो या डिक्लेरेशन दे दो कि अगर आपके बच्चे को कुछ हुआ, हम अपने बच्चे को अपनी संतुष्टि से भेज रहे हैं, मैं ये डिक्लेरेशन कैसे दे दूं? सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि स्कूलों की छुट्टी रहनी चाहिए, बच्चों को घर ना भेजे। अब बताओ अभिभावक कहां जाए? मैं वकील के नाते एक अभिभावक के नाते मैं एसडीएम साहब के पास गया था और मैंने उनको ये कहा था कि अगर सरकार की गाइडलाइन अगर कोई स्कूल नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि खुद हम अभिभावक भी हैं। और दुष्यंत चौटाला जी का जो कार्यक्रम था उसके बारे में मैं हरियाणा न्यूज पे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हरियाणा न्यूज पे उनको कंडम भी कर चुका हूं कि वो वहां पे रैली कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने मास्क नहीं लगाया, मैंने उनके बारे में भी वहां पे हरियाणा न्यूज चैनल पे और मैंने स्पष्ट कहा था कि वीआईपी होने का फायदा दुष्यंत चौटाला जी को मिला है, शायद कोरोना उनको नहीं होगा क्योंकि वो डिप्टी सीएम है। मेरे यही वर्ड थे रामपाल जी, हम इस चीज से कभी भी आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप कोई भी चीज है आपसे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। एक भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामपाल जी, भार्गव जी कुछ कहना चाह व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं डहीनवाल के, लेकिन सभी वकीलों ने विरोध नहीं किया, डहीनवाल अकेले ने किया होगा। जी जी तो ये नहीं, कहना चाह मैं रहा तो आपने स्पेशल मेरा नाम लिया, मैंने अपना जस्टिफाई किया, मैंने अपना देखिए समय एसडीएम साहब से मैं बहुत कम पर्सनली है, मिला था इस चीज के लिए। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है। भार्गव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, समापन का वक्त हो रहा है, फिर डिबेट में आएंगे। भार्गव साहब क्या कहेंगे जो एलिगेशन आप लोगों पे लगे हैं? आप ये अपनी बिल्कुल थोड़ी मैं दोहरी नीति नहीं अपना रहा, मैं आपको ये बताता हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं रामपाल जी कि जब स्कूल खुलते हैं तो कोरोना आ जाता है और जब रैलियां होती है तो कोरोना भाग जाता है। तो ये बिल्कुल ये दोगली नीति सरकार की दोगली नीति है, ये किसी और की नहीं है। ये जो रैली का प्रोग्राम आप ये कह रहे हैं कि भाई ये रैली हुई, वास्तव में ये कोई कहने वाला नहीं हुआ कि हम सारे वकीलों को मिलकर वैसे कहना चाहिए था कि अगर ये रैली के अंदर जब मास्क नहीं लग रहा तो है ना, तो स्कूल क्यों बंद है? अब जब स्कूल उनके चलान क्यों नहीं करते जो रैली में बिना हाँ, जब अगर मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब वीआईपी का बिगर मास्क का चालान कटेगा तब लोगों के अंदर चेतना पैदा आएगी। पहले वीआईपी कल्चर को सुधारना पड़ेगा। अगर वीआईपी अगर मास्क नहीं लगाता तो उसका चालान नहीं है। उनकी रैलियों के अंदर अगर कोई मास्क लगाए बिगर घूमता है तो चालान नहीं है। अगर आप कार के अंदर जा रहे हैं और कार के शीशे बंद भी है और आपने मास्क नहीं लगा रखा तो आपका चालान है। तो ये कहाँ की दोगली नीति है? अगर स्कूल खुल जाए तो कोरोना आ गया, रैलियां हो तो कोरोना नहीं है, ये कहाँ की दोगली नीति है? अगर सरकार वास्तव में ये चाहती है कि भैया कोरोना दूर भागे तो पहले खुद को है ना, नेताओं को सुधारना पड़ेगा, नेताओं को पहले खुद मास्क लगाना पड़ेगा, तभी जाके चलिए हम मंगल जी एक बार मैं पॉजिटिव नोट पे इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा। जी 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 तो एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए राजनीतिक लोगों का डेफिनेटली उनका रोल भी यही होता है कि वो वाद विवाद करें और डिबेट करें और आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करें, परंतु मैं आम जनता से फिर भी एक बार एक डॉक्टर होने के नाते, एक जिम्मेदार एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मैं जनता से फिर एक बार अपील करूंगा कि सरकार पूरी तरह से किसी का भी ध्यान नहीं रख सकती, किसी के मुंह पे जाके मास्क नहीं लगा सकती। तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। हमारे को डेफिनेटली अच्छे से ट्रिपल प्लाई या सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए और 1 मई से सरकार ने जो टीकाकरण कार्यक्रम 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जारी किया है तो उसका हमें जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं कोरोना के शिकार हो जाते हैं और किसी भी अस्पताल में जाके गंभीर हो जाते हैं या मर जाते हैं तो हो सकता है कि सरकारों के लिए वो एक आंकड़ा हो, परंतु हमारे परिवार के लिए वो हमारी खुद की जिंदगी होगी। तो जनता से एक बार फिर अपील करूंगा कि कृपया अपना ध्यान रखें, जो मैंने बातें बताई है उनका पूरी तरह से पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और हमारी भी सहायता करें, क्योंकि अगर हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, अगर ओवरलोडेड कोई भी हॉस्पिटल हो जाएगा तो डेफिनेटली व्यवस्थाएं फेल होंगी और उसके लिए हम फिर कोई ना कोई स्केपगोट ढूंढते रहेंगे, कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढते रहेंगे। तो ये बलि का बकरा ढूंढने का वक्त नहीं है, ये सभी के सहयोग का वक्त है। मैं अपने पैनलिस्ट साथियों से भी निवेदन करूंगा कि हम सब ये एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच में लेके जाएं कि हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझें। अगर हम अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे तो सरकारें भी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगी, प्रशासन। बिल्कुल रामपाल जी शायद हम पॉजिटिव हमारे पास 15 सेकंड जी रामपाल जी।
मैं आपके चैनल के माध्यम से, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। इस समय जो है ना, इस समय संकट की घड़ी में देश, इस संकट की घड़ी में मैं सभी पक्ष और विपक्ष से और देश के आम नागरिक से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम सब मिलकर के तालमेल करके करें तो निश्चित तौर से हम कोरोना को जो है इस जंग से जीतेंगे। और जो ये डर और भय है, जो ज्यादा डर है, जो संग्रह कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, दवाइयां कर रहे हैं, मैं अपील करना चाहूंगा वो इस प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। और हर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ जो भाग रहा है वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर अपने आप को क्वारंटीन करे और वहां पर जो है उपचार के लिए घर पर रहे। बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जहां ऑक्सीजन का लेवल अगर डाउन आ जाता है तो वो डॉक्टर की सहायता या उनका परामर्श ले। तो देखिए ये हमने एक डिबेट की जो विराट हॉस्पिटल में घटनाक्रम हुआ, तमाम लोगों ने अपने विचार रखे, कहीं ना कहीं निकल के आया कि हमें तालमेल बना के रखना पड़ेगा और व्यवस्था बनानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमें तय करनी पड़ेगी। रामपाल जी ने भी मान लिया कि हाँ, जो अधिकारी है उनको जवाब देना चाहिए मीडिया कर्मियों को, रखिए और जो व्यवस्थाएं हैं आपके पास वो खुल करके बताएं ताकि आम आदमी तक चला जाए मैसेज कि आपके पास क्या इंतजामात है क्या नहीं है। IMA प्रेसिडेंट ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है और समझने वाले शायद सब समझ भी जाते हैं। रजवन जी ने भी तमाम जो अपनी राजनीति जो कहें कि एक तरीके से बता दिया है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से चलते रहते हैं। और एडवोकेट साहब ने जो कहे हम CBI जांच की मांग की, देखने वाली बात है सरकार उस पर क्या संज्ञान लेती है। और तमाम जो लोग हमारे साथ पैनल में जुड़े उन सभी का धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।